वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल के डिजिटल क्लासेस में। और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं सेकंड लेसन के सेकंड पार्ट की, जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कि अपनी बुक बी हाइव उसका सेकंड लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसा कि आपको मालूम है, यह सेकंड लेसन दो भागों में डिवाइड है। फर्स्ट एवलिन ग्लेनी के जीवन वृतांत के ऊपर है और सेकंड जो है वो बिस्मिल्लाह खान के जीवन वृतांत के ऊपर है। तो सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसको स्टडी करते हैं लाइन टू लाइन, हिंदी ट्रांसलेट विद टिपिकल वर्ड्स के साथ अपन इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान चैप्टर स्टार्ट होता है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड कि जब आप चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हो तो उससे पहले। तो देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स इसमें दिखाई गई हैं और लिखा हुआ है डू यू नो दीज पीपल। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दीज पीपल, इन लोगों को, के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट। ये 8 जो पिक्स हैं, इन पिक्स में से, इन पिक्चर्स में से आप किसी भी व्यक्ति को जानते हो या फिर आप सभी को जानते हो या नहीं जानते हो। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है यंत्र। जर्नली इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, यंत्र। यहां पर अपन अर्थ लगा दें इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। क्या लगा दें, वाद्य यंत्र। कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। कि जो ये 8 पिक्स हैं, 8 पिक्स में जो ये दिखाए गए हैं, ये व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्रों को बजाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो देखिए, शायद आप इसमें से कुछ को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही फेमस हस्तियां हैं ये। जैसा कि ये पिक, तो इस पिक में दिख रहा है अपन को बिस्मिल्लाह खान। कौन दिख रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक बहुत ही महान, बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे। ऐसे ही अपन ये देखें तो इस पिक में अपन को नजर आ रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। कौन, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि एक बहुत ही मशहूर विश्वविख्यात तबला वादक रहे हैं। क्लियर है। तो अपन इस लेसन को पढ़ते हैं। तो देखिए, लेसन को पढ़ते हैं तो लाइन स्टार्ट होती है थिंक ऑफ द शहनाई। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में विचार कीजिए, शहनाई के बारे में सोचिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, देखा भी होगा आपने, शहनाई कैसी होती है, इस टाइप की होती है ना। ये शहनाई है अपन की। क्या है ये, शहनाई है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाया जाता है तो बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है, बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली आवाज निकलती है। तो ये जो शहनाई है, तो राइटर कह रहा है थिंक ऑफ द शहनाई। इस शहनाई के बारे में क्या करना है, अपन को विचार करना है, सोचना है। एंड द फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली चीज, कि जब आप शहनाई के बारे में विचार करते हो तो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज या सबसे पहली बात, यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जिसका यू, आप, प्रोबेबली, संभवतः, इमेजिन, आकलन करोगे। कि जब आप शहनाई के बारे में पहली बार सोचोगे और सोचने पर यू विल प्रोबेबली इमेजिन, आप संभवतः कल्पना करोगे, इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन, या तो किसी शादी की, विवाह समारोह की, या सिमिलर ओकेजन, या विवाह से ही संबंधित अन्य किसी अवसर की। कि जब आप शहनाई के बारे में पहली बार विचार करोगे, दिमाग पर जोर डाल करके थोड़ा सोचोगे, तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या होगी, आ वेडिंग, एक विवाह समारोह हो सकता है, और अ सिमिलर ओकेजन, या फिर विवाह जैसा ही कोई अन्य दूसरा अवसर, कोई अन्य दूसरा उत्सव हो सकता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो अगली चीज आएगी, कि पहली चीज तो विवाह या विवाह जैसा ही अन्य दूसरा कोई कार्यक्रम, ये हुआ। और जो दूसरी चीज आएगी, कि दूसरा विचार जो शहनाई के बारे में सोच करके आएगा, वो क्या होगा, प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
वो दूसरा विचार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही होगा। किसके बारे में होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उनसे संबंधित ही होगा। द शहनाई मैस्ट्रो, एक शहनाई के महावादक, शहनाई के महावादक अर्थात शहनाई को बजाने में परिपूर्ण, शहनाई को बजाने में पूर्ण रूपेण कुशल व्यक्ति, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस वाद्य यंत्र को बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मैस्ट्रियो ऑफ शहनाई, शहनाई को बजाने में पूरी तरह से कुशलता रखने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर है? अब इसको अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं अपन, उसका हिंदी अर्थ करते हैं। ध्यान से देखना। देखिए, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। लंबी हुई लाइन थोड़ी सी, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। देखिए, एम्परर औरंगजेब, एम्परर, एम्परर का मतलब क्या होता है? सम्राट। क्या मतलब होता है? एम्परर, सम्राट। क्लियर? औरंगजेब के सम्राट औरंगजेब ने बैंड, बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना। क्या करना? बैंड का मतलब रोक लगाना, बैन। कि सम्राट औरंगजेब ने बैंड रोक लगा दी, प्रतिबंधित कर दिया। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और प्लेइंग, प्लेइंग का अर्थ होता है बजाना। जर्नली प्लेइंग का अर्थ क्या होता है? बजाना, अर्थात धुन निकालना, ध्वनि को उत्पन्न करना। किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? प्ले का। कि सम्राट औरंगजेब ने बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत का यंत्र, कॉल्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहकर पुकारा जाता था। कि संगीत उत्पन्न करने वाला एक यंत्र जिसका नाम क्या था? पुंगी, जिसको पुंगी कहकर पुकारा जाता था, उस पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी। सम्राट औरंगजेब ने संगीत उत्पन्न करने वाले पुंगी नामक यंत्र को प्रतिबंधित कर दिया। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस का मतलब होता है शाही घराना। क्या होता है? शाही घराना, जिसे अपन नॉर्मली बोल देते हैं राजघराना। क्या बोलते हैं? राजघराना। के जो राजघराने थे, अर्थात राजाओं के जो महल थे, राजाओं से संबंधित जितने भी किले वगैरह थे, उन सभी जगहों पर सम्राट औरंगजेब ने एक संगीत उत्पन्न करने वाली संगीत उत्पन्न करने वाला यंत्र जिसका नाम पुंगी था, उसको बजाने पर रोक लगा दी। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि, इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इट का मतलब पुंगी, इट हैड, क्यों? क्योंकि जो वाद्य यंत्र था, जो पुंगी थी, वह हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, एक बहुत ही ज्यादा श्रिल, श्रिल का मतलब होता है कर्कश। क्या मतलब होता है श्रिल का? कर्कश। कि एक बहुत ही ज्यादा कर्कश, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब असुहावनी, जिसे अपन कह सकते हैं मन को अच्छी ना लगने वाली साउंड, ध्वनि को उत्पन्न करती थी। क्लियर हुआ? वापस फिर से रिपीट करता हूं, समझना। कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र जो था, उसको बजाने पर राजघरानों में रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वह पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था, वह एक बहुत ही ज्यादा कर्कश और एक असुहावनी सी आवाज को उत्पन्न करता था। क्लियर है? आगे देखिए। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी बिकेम, पुंगी बन गया था जेनरिक नेम, जेनरिक, जेनरिक का अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। जेनरिक क्या होता है? सामान्य। जिसे अपन नॉर्मली अपन जेनरिक को अगर डिफाइन करेंगे प्रॉपर, जेनरिक क्या होता है, तो देखिए जेनरिक है ए नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। कि एक किसी वर्ग को, किसी भी एक वर्ग को या किसी भी एक समूह को एक नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? एक नाम दे दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम, जिसे अपन कहीं ना कहीं एक निकनेम भी मान सकते हैं, कह सकते हैं अपन।
लेकिन निकनेम वैसे दूसरा होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति का नाम तो अजय है, क्या है, अजय, लेकिन उसको पूरा मोहल्ला, उसके जितने भी दोस्त होते हैं, जो भी सब होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मली टिंडा। अगर आप कहो कि टिंडा देखा क्या, तो सब पहचान जाते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अजय के बारे में बात कर रहा है। प्रॉपर नाम क्या है, अजय। तो ऐसे ही जो ये यंत्र था जो संगीत को उत्पन्न करने वाली युक्ति थी, पुंगी, वह पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड, रीडेड का मतलब होता है बांस का बना हुआ, रीडेड का मतलब बांस का बना हुआ, बांस का बना हुआ, रीडेड। और नॉइज मेकर, नॉइज मेकर का मतलब तो आपको बखूबी मालूम ही है, आवाज को उत्पन्न करने वाला। तो देखिए, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, के बांस के बने हुए वे उपकरण जो कि आवाज उत्पन्न करते थे, बांस के बने उपकरण जो क्या करते थे, आवाज उत्पन्न करते थे, उन उपकरणों का पुंगी जो नाम था वह एक सामान्य नाम पुंगी पड़ गया। कि बांस की बनी कोई एक चीज जिसमें फूंक मारने पर कोई एक आवाज निकलती थी, तो इस प्रकार के जितने भी यंत्र थे उन सबको क्या नाम दिया गया था, उन सबको पुंगी कहकर नाम दे दिया गया था, पुंगी बुलाया जाता था। फ्यू हैड थॉट, फ्यू ना के बराबर, फ्यू जर्नली क्या होता है, फ्यू 0% वैल्यू के लिए यूज करते हैं ना अपन, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू हैड थॉट, ना के बराबर व्यक्तियों ने ही, ना के बराबर मनुष्यों ने ही थॉट सोचा था, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि वन डे किसी दिन, इट वुड बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता पुनर्जीवित होना, दोबारा चलन में आना, दोबारा प्रसिद्ध हो जाना। अपन अर्थ लगा सकते हैं यहाँ पर रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब जनरली यही होता है पुनर्जीवित होना। कि ना के बराबर व्यक्तियों ने ही सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि यह किसी दिन पुनर्जीवित होगी। अर्थात महाराज औरंगजेब जो थे, सम्राट औरंगजेब जो थे, उनका आदेश था कि शाही घरानों के अंदर पुंगी नहीं बजाई जाए। अब जब शाही घरानों में नहीं बजेगी तो नेचुरल सी चीज़ है, प्रजा भी नहीं बजाएगी, नहीं बजाएगी, और जब उसका उपयोग ही नहीं होगा तो धीरे 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 क्या होगा, वो नष्ट होता चला जाएगा और लोग उस पुंगी को भूलते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पुंगी को कोई जानेगा ही नहीं। तो जब महाराज औरंगजेब ने उसको बजाने पर रोक लगा दी थी, तो उस समय फ्यू, ना के बराबर लोग थे, उन ना के बराबर लोगों ने थॉट सोचा था, दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव, कि यह कोई दिन पुनर्जीवित भी होगी। A barber of a family of professional musicians, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस पेशेवर संगीतकार, प्रोफेशनल पेशेवर और म्यूजिशियंस संगीतकार। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, पेशेवर संगीतकारों का जो परिवार था उस परिवार के एक नाई ने, बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर संगीतकारों के परिवार के किसी एक नाई ने, हु हैड असेस टू द रॉयल प्लेस, ऐसा नाई, असेस, असेस का मतलब होता है पहुंच रखना, क्या होता है असेस का मतलब, पहुंच रखना, पहुंच रखना, या फिर अपन यहां कह सकते हैं तालमेल, मेलजोल, तालमेल होना, मेलजोल होना। कि पेशेवर संगीतकार जो परिवार थे उस परिवार में से कोई एक नाई था, हु हैड असेस टू द रॉयल प्लेस, जिसकी रॉयल प्लेस शाही महल में थोड़ी बहुत पहुंच थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी, थोड़ी बहुत उसका क्या था, थोड़ा बहुत उस शाही महल में तालमेल था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उस नाई ने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी के टोनल क्वालिटी, टोनल क्वालिटी का मतलब होता है स्वर के गुण, टोनल, टोन का मतलब धुन या आवाज, जिसे अपन कह सकते हैं स्वर। कि पेशेवर संगीतकार जो परिवार थे उस परिवार में कोई एक नाई था, उस नाई की राजघराने में, राजा के महल तक थोड़ी बहुत पहुंच थी, उस नाई ने
पुंगी की टोनल क्वालिटी जो थी, पुंगी की जो ध्वनि थी, जो आवाज थी, उस आवाज को इम्प्रूव करना, उस आवाज को सुधारने के बारे में निश्चय किया। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला, जिसे अपन नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? पोला। क्या कहते हैं? पोला। देखिए वापस, ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप का चुनाव किया, विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसका तना, स्टेम मतलब तना, जिसका मजबूत भाग नेचुरल हॉलो, प्राकृतिक रूप से कैसा था? खोखला था। अपन यहां कह सकते हैं ही चूज अ हॉलो पाइप, उसने एक खोखले पाइप का चुनाव किया, दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी, और वह पाइप कैसा था? लॉन्गर, लंबा था, एंड बॉर्डर, और थोड़ा चौड़ा था, थोड़ा बड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में। कि उस नाई ने पुंगी की टोनल क्वालिटी को सुधारने के बारे में जब निश्चय किया तो उसने क्या किया? उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले पाइप का चुनाव किया, और वह पाइप जो था कहीं ना कहीं पुंगी की तुलना में बड़ा भी था और पुंगी की तुलना में चौड़ा था, मोटा था, XYZ जो भी आप कहना चाहो, लेकिन पुंगी के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा था। आगे देखिए, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उस पाइप का चुनाव करने के बाद क्या किया उसने? मेड 7 होल्स, 7 छिद्र बनाए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप की सतह पर। कि जो पुंगी की तुलना में उसने जो पाइप का चुनाव किया, नॉर्मली इस प्रकार का जो एक हॉलो पाइप उसने ले लिया, उस हॉलो पाइप की सतह पर क्या किया उसने? 7 होल्स, 7 छिद्र बना दिया। अब ये इसकी सतह है, इस पर ऐसे ये 7 होल्स उसने उसकी पाइप की सतह पर 7 छिद्र बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब 7 छिद्र बनाने के बाद ही प्लेड इट, उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज हॉल्स, उनमें से कुछ हॉल को, कुछ छेदों को बंद करते हुए और कुछ को खोलते हुए। अब आप जानते हो ना, नॉर्मली बांसुरी बजाई जाती है, जैसे अब ये 7 हॉल्स उसने बना लिए, 7 छिद्र कर दिए, तो सपोज दैट मान लो इस पर उंगली रख रखी थी, इस पर रख रखी थी, इस पर रख रखी थी, और इस पर रख रखी थी। अब ये खुला हुआ है, ठीक है। फिर थोड़ी देर में ही क्या किया उसने? इन सारों को खोल दिया और उंगली इन पर रख ली। तो इस प्रकार से उसने जब उस 7 छेद वाले पाइप को, कुछ छेदों को बंद और कुछ छेदों को खोलते हुए बजाना प्रारंभ किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, एक बहुत ही सॉफ्ट, अच्छी सी, एंड मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब संगीत में लयबद्ध, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मधुर और एक संगीत में साउंड जो ध्वनि थी, वर प्रोड्यूस, वो उत्पन्न होने लग गई। कि उस नाई ने जब उस 7 छिद्रों वाले पाइप के ऊपर उंगलियां रखी और उठाई, और जब फूंक मारी, अर्थात उसको उंगलियों के माध्यम से खोलते हुए बजाते हुए बजाना प्रारंभ किया, तो उससे एक बहुत ही अच्छी, मधुर और संगीत में ध्वनि उत्पन्न होने लगी। आगे देखिए, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। अब फिर क्या हुआ? ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस यंत्र को, कौन से यंत्र को? उस पाइप के ऊपर 7 छेद करके जो उसने खुद ने बनाया था, उसने उस यंत्र को बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब था शाही व्यक्ति, रॉयल्टी का मतलब क्या था? शाही व्यक्ति, अर्थात जैसे राजा, राजा के मंत्री, राजा के दरबारी, राजा के सेनापति, ये जितने भी व्यक्ति होते हैं ये नॉर्मली शाही व्यक्ति होते हैं। तो जब उस नाई ने इस यंत्र को रॉयल्टी, शाही व्यक्तियों के सामने बजाया, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो हर व्यक्ति प्रभावित हो गया। कि जब उस नाई ने उस यंत्र को राज दरबार में जाकर के बजाया, तो राज दरबार में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वॉज इम्प्रेस्ड, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब वह यंत्र, कौन सा यंत्र? जो नाई ने बजाया और राजा के दरबार में बजाया, वह यंत्र जो था, सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी,
पुंगी से इतना अलग था, इतना ज्यादा भिन्न था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, कि उसे एक नया नाम देना ही था। कि वह यंत्र जो नाई ने बना करके राज दरबार में बजाया, वह यंत्र पुंगी से एकदम अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था, और इसलिए उसे एक नया नाम देने की आवश्यकता थी ही थी। एज द स्टोरी गोज, अब जैसा कि कहानियां चलती हैं, एज द स्टोरी गोज, अपन यहाँ अर्थ लगा सकते हैं गोज का बतलाना, जैसा कि कहानियां बतलाती हैं, जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जाता है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चैम्बर, चैम्बर का मतलब क्या होता है? कक्ष, चैम्बर का मतलब क्या होता है? वह क्या? कक्ष। और शाह, शाह का मतलब क्या होता है? राजा। मुगल काल में राजा कोई शाह ही बोलते थे। तो देखिए, एज स्टोरी गोज, जैसा कि कहानियां बतलाती हैं, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर, कि इसको पहली बार शाह चैम्बर, राजा के कक्ष में बजाया गया, राजा के दरबार में बजाया गया, एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और नाई के द्वारा बजाया गया। बजाने वाला कौन था जाति से? नाई, बार्बर। और बजाई कहाँ? शाह के चैम्बर में, राजा के चैम्बर में। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस यंत्र का नाम क्या रख दिया गया? शहनाई। क्या नाम रख दिया गया उस यंत्र का? शहनाई। अब वो कैसे रख दिया? वो ऐसे रख दिया शहनाई, ये देखिए, नॉर्मली शहनाई को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शाह। क्या हो जाएगा? शाह, मतलब राजा के दरबार में बजाई, बजाने वाला कौन था? बजाने वाला बाईकास्ट नाई था, इसलिए ये क्या हो गया? शहनाई। क्लियर है? इस प्रकार से उस उपकरण का नाम पड़ा शहनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो पिक देख रहे हो आप, ये पुंगी है। ये क्या है? पुंगी, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? बीन। जर्नली आपने देखी होगी कभी, जो सपेरे होते हैं वो इस प्रकार के एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर आते हैं और उसको बजाते हैं और उससे आवाज़ निकलती है, उसकी धुन पे कहीं ना कहीं आपने सांप को नाचते हुए देख लिया होगा। तो ये पुंगी है जिसे अपन बीन के नाम से जानते हैं। लेकिन उस नाई ने क्या किया? उस नाई ने इसको मॉडिफाई कर दिया। क्या किया? इसको मॉडिफाई कर दिया, इसका रूप बदल दिया, और रूप बदल करके क्या कर दिया? ये कर दिया, जो ये क्या है? शहनाई। क्या है? शहनाई। इसी को बजाने में महारत हासिल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आगे देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है भैया शगुन। क्या होता है? शगुन, जिसे अपन नॉर्मली यहाँ कह सकते हैं मंगल कार्य। ऑस्पिशियस, मंगल या फिर शगुन। और कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाना। कंसीडर, समझा जाना या फिर माना जाना। कंसीडर। कि देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की जो आवाज थी, उस आवाज को बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शगुन की आवाज के रूप में माना जाने लगा। कि शहनाई जहां भी बजती थी और उसकी आवाज जब लोगों के कानों तक पहुंचती थी तो लोग अनुमान लगाते थे कि कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई शगुन का काम हो रहा है, कोई शुभ कार्य हो रहा है। तो इसलिए शहनाई की आवाज को शुभ कार्यों की आवाज के रूप में समझा जाने लग गया। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है, इन्हीं कारणों से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे अर्थात शहनाई को, यही कारण है, इन्हीं कारणों से। क्या कारण है? कि शहनाई की आवाज शगुन की आवाज समझी जाती है। इन्हीं कारणों से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, उसे अभी भी वर्तमान समय में भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और देखिए, इज एन इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नॉर्मली कंपोनेंट ऑफ एनी इंडियन वेडिंग, कि कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है, उस नॉर्थ इंडियन वेडिंग के अंतर्गत कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है अवयव। क्या होता है? अवयव।
कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है, नॉर्थ इंडियन विवाह समारोह जो होते हैं, उन विवाह समारोह में शहनाई को एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, एक बहुत ही मुख्य बहुत ही जरूरी अवयव के रूप में माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। अब देखो, इन द पास्ट, अगर अतीत की बात करें, भूतकाल की बात करें, गुजरे हुए समय में अगर जाकर देखें तो शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत। शहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। शहनाई क्या हुआ करती थी? नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। अब अपन यहाँ बात करें नौबत की, कि नौबत क्या होता है। तो नौबत राजघरानों के अंदर उपस्थित 9 वाद्य यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? 9 वाद्य यंत्र, जिनको राजा के दरबार में बजाया जाता है। तो उन 9 वाद्य यंत्रों का एक अंग कौन हुआ करती थी? शहनाई। मतलब बाकी के 8 और इसमें 1 जुड़ जाती थी शहनाई, तब जाकर के ये कितने होते थे? 9, जिसे अपन ने नाम दिया था पुराने समय में नौबत। क्लियर है? तो देखिए, इन पास द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। पुराने समय में शहनाई नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। कि नौबत क्या है? नौबत है ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। 9 यंत्रों को ट्रेडिशनल असेंबल, परंपरागत रूप से असेंबल, एकत्रित किया गया था। कि 9 वाद्य यंत्रों को रॉयल कोर्ट, शाही जो दरबार हुआ करता था, राज दरबार जो हुआ करता था, उस राज दरबार में परंपरागत रूप से एकत्रित किया गया था। तो उनको नाम दिया गया था नौबत। और पुराने समय में उन नौबत में शहनाई भी हुआ करती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली, तब से, रिसेंटली, अब तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। इसका प्रयोग विवाह समारोह में और मंदिरों में होता है। अर्थात तब से अब तक शहनाई को विवाह समारोह में और मंदिरों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल का मतलब था शास्त्रीय। क्या होता है? शास्त्रीय मंच, क्लासिकल स्टेज। कि इस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? श्रेय। क्या? श्रेय। कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस उपकरण को, इस यंत्र को, किसको? शहनाई को। कि शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का संपूर्ण श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे जिन्होंने इस शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच में अग्रणी रूप में ला करके खड़ा कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखें। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉइंट इन द एंशियंट स्टेप ऑफ डुमराव इन बिहार। कि देखिए, एज अ 5 year old, 5 वर्ष की आयु में, 5 year old, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान जो थे, प्लेड गिल्ली डंडा खेलते थे। कि 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के डुमराव नामक जगह पर। कि बिहार में एक जगह है, ये बिहार में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है? डुमराव। क्या है? डुमराव। तो उस डुमराव में एक तालाब था। उस तालाब के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के थे तो वह प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे। बिहारी जी टेम्पल, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। आगे देखिए, आगे कहता है राइटर के ही वुड रेगुलरली गो, वह रेगुलरली, नियमित रूप से गो, जाते थे। ही वुड रेगुलरली गो, वह नियमित रूप से जाया करते थे। नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, पास के बिहारी जी के मंदिर में, टू सिंग द भोजपुरी चैत, भोजपुरी चैत गाने के लिए।
कि 5 वर्ष की आयु में तो वह बिहार के अंदर एक जगह है डुमराव, वहां तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेलते थे और उसी समय के दौरान वह पास के ही बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैत को गाने के लिए प्रतिदिन डेली जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। एट द एंड और अंत में, किसके अंत में? जब वो चैत गाते थे तो चैत गाने का काम जब पूरा हो जाया करता था तो उसकी समाप्ति पर, उसके अंत में, ऑफ विच ही वुड अर्न, ऑफ विच जो कुछ भी ही वुड अर्न वो कमाते थे, ए बिग लड्डू एक बड़ा सा लड्डू होता था, वेगिंग 1.25 kg, जिसका वेगिंग वजन लगभग 1.25 किलो होता था। कि जब वह उस बिहारी जी के मंदिर में चैत गाने के लिए जाया करते और जब चैत गाने का काम पूरा हो जाता तो अंत में 1.25 किलो का 1.25 किलोग्राम लगभग 1.25 किलो का एक लड्डू उनको दे दिया जाता। वह उस लड्डू को गाने की कमाई के रूप में प्राप्त कर लेते। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और वह एक इनाम होता था कि वह 1.25 किलो का लड्डू जो था वह प्राइज, एक उपहार हुआ करता था, एक इनाम हुआ करता था, गिवन बाय लोकल महाराज, जो वहां के स्थानीय महाराज के द्वारा दिया जाता। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, यह 80 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात 80 वर्ष पहले की बात है। 80 वर्ष पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहारी जी के मंदिर में चैत गाने के लिए जाया करते थे और गाने की समाप्ति पर उपहार स्वरूप एक 1.25 किलो का लड्डू वहां के स्थानीय महाराज से प्राप्त किया करते थे। यह 80 समय पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब आगे देखिए, एंड द लिटिल बॉय, और इस छोटे से बालक ने, हैज ट्रेवल्ड, बहुत यात्राएं की, हैज ट्रेवल्ड, अनेक यात्राएं की, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द भारत रत्न, भारत रत्न को पाने के लिए। कि इस छोटे से बालक ने, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ नागरिक सम्मान जिसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, प्राप्त करने के लिए क्या किया? बहुत लंबी लंबी, बहुत दूरी की यात्राएं की। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी के चैप्टर को कल के वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए कल का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि ये हो गया कंप्लीट, बाकी लेसन अभी बाकी है, तो कल के वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।